इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। विपक्ष का मोदी विरोधी एजेंडा अब संसद से निकलकर कर्नाटक, एमपी और मणिपुर तक चला गया है। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड में एक नया एजेंडा दाखिल कर दिया। कुछ देर पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कर्नाटक के लीडर भी बुलाए गए। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि जासूसी स्पाईवेयर के इस्तेमाल से कर्नाटक की सरकार गिराई गई। आरोपों की बौछार के बीच बीजेपी की फौज भी पलटवार के लिए मैदान में आ गई है। जासूसी पर सियासी तकरार में कैसे कैसे हथियार आजमाए जा रहे हैं, देखिए इस पर ये पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को बुलाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको एक साथ बिठाकर नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को हराने की तैयारियों के बारे में बताया। प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया। डेटा, चार्ट, ग्राफिक्स और रिसर्च रिपोर्ट के जरिए नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को भारत से दूर रखने का आइडिया शेयर किया। मोदी की मीटिंग में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लीडर आए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता भी आए, शिवसेना, एनसीपी और बीएसपी ने अपना नुमाइंदा भेजा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूरे भारत में जितनी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबके साथ नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर महाचर्चा की। लेकिन मोदी के इस अहम प्रेजेंटेशन में कांग्रेस नहीं आई। सोनिया और राहुल गांधी की पार्टी ने कोरोना पर हुई बैठक में भी नहीं आने का एक बहाना बना लिया। बहाना यह कि मोदी जब संसद के सभी सदस्यों के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तभी वो वहां आएंगे। नरेंद्र मोदी कोरोना को हराने में लगे हैं। इस लड़ाई में मोदी विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मगर विपक्ष के कुछ नेता मोदी को हटाने में लगे हैं। संसद से सड़क तक कोहराम खड़ा करने की कोशिश हो रही है और सोशल मीडिया को मोदी के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। मोदी हटाओ मोर्चा ने एक जासूसी स्पाईवेयर को अपना हथियार बनाया है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी कोरोना पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आरोपों का बम फोड़ा जा रहा था। कांग्रेस ने कल सरकार पर राहुल गांधी की जासूसी कराने के आरोप लगाए थे। आज उसमें कर्नाटक की सरकार गिराने में पेगासस के इस्तेमाल का आरोप जोड़ दिया। कोरोना काल में संसद का सत्र शुरू हुआ है, मगर विपक्ष ने संसद का कीमती समय हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। लोकसभा सुबह 11 बजे बैठी तो सिर्फ 4 मिनट की कार्यवाही हो सकी। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आप सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तख्तियां और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। हंगामे की वजह से ही लोकसभा को पहले 2 बजे तक के लिए, फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा और आखिर में 22 जुलाई तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद की कार्यवाही स्थगित कराने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने हाथ में टेलीफोन लेकर प्रोटेस्ट किया। जो बात कर रहे हैं हम सब सुन रहे हैं। जो बात कर रहे हैं हम सब सुन रहे हैं। बात करो, बात करो, सब हम सुन रहे हैं, सब हम सुन रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं सब हम सुन रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं सब हम सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप पार्टी के बारे में जो बात कर रहे हैं सब हम सुन रहे हैं। आप बंगाल के बारे में जो बात कर रहे हैं सब हम सुन रहे हैं। अपर हाउस यानी राज्यसभा में कोरोना पर डिस्कशन जरूर हुआ, मगर इसके पीछे प्रधानमंत्री की शर्त थी। नरेंद्र मोदी ने शर्त रखी थी कि सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को कोरोना पर वो प्रेजेंटेशन तभी देंगे जब संसद में चर्चा होने दी जाएगी। राज्यसभा में आज तो चर्चा हो गई, लेकिन मोदी की विरोधी ममता बनर्जी की पार्टी साफ साफ कह रही है कि आगे संसद ठप रखेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विल नॉट अलाउ Lok Sabha or Rajya Sabha to run at all till the government comes and has an open discussion on this
Today was the exception because we know that this government tries to do politics with COVID. The discussion is happening today now as we speak in the Rajya Sabha, but after this, no more discussions. राहुल गांधी ने आज अपनी यूथ विंग को सड़क पर उतारा। कोरोना काल के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर यूथ विंग वाले आए। पार्टी लाइन बताने के लिए कैमरे पर सीनियर लीडर को भेजा गया। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। कांग्रेस ने 22 मार्च से देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल कैलेंडर ओपन कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पार्टनर शिवसेना भी फिलहाल उसी ट्रैक पर चल रही है जिस पर राहुल गांधी ड्राइव कर रहे हैं। पूरा देश आज चिंता और सदमे में है। लगता ही देश में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई हमारे फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे सभी जो गतिविधियां उसके ऊपर नजर रख रहा है। और ये पूरा मामला जो आता है ये देश के अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने अब की बार जासूस सरकार का हैशटैग निकाला है। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम लगातार इस हैशटैग को ट्रेंड करा रहा है। कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव जो बात सोशल मीडिया पर लिखवाते हैं, उसी को रटकर कैमरे के सामने डायलॉग डिलीवरी कर देते हैं। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती है? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है? बीएसपी की मायावती भी नरेंद्र मोदी पर ट्वीट से गोले दाग रही हैं। यूपी में चुनाव का माहौल गर्मा रहा है, इसलिए मायावती को जासूसी वाली खबर में खलबली और सनसनी दिख रही है। पंजाब में चुनाव को करीब देखकर अकाली दल में भी उबाल आ रहा है। सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने तख्तियां लेकर संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया, लेकिन बादल फैमिली ने मुद्दा जासूसी का नहीं बल्कि किसानों का चुना। बात नरेंद्र मोदी पर आई तो बीजेपी ने भी अपनी फुल फोर्स मैदान में उतार दी है। विपक्ष का इरादा क्या है ये नरेंद्र मोदी ने पहले ही भांप लिया था। इसीलिए बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को आरोपों से डरकर नहीं बल्कि आक्रामक होकर जवाब देने को कहा है। संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाना होगा, लोगों को सरकार के काम के बारे में बताना होगा। कोरोना राजनीति का नहीं मानवता का विषय है। पहले लोग बीमारी से ज्यादा भूख से मरते थे, एनडीए सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर बीजेपी कोरोना पर भी अटैकिंग मोड में आ गई है और जासूसी कांड पर भी विपक्ष के हर सवाल का राजनीतिक जवाब दे रही है। बीजेपी का रुख आक्रामक रुख है। संसद ही नहीं बल्कि राज्यों की राजधानियों में भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जासूसी कांड पर मचे हो हल्ले को कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। योगी ने विदेशी अखबारों में छपी खबर की तुलना ट्रंप के दिल्ली दौरे के समय हुए दंगे से की। विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश
किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस मोर्चे पर आए तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया। पेगासस के बारे में 45 देशों का नाम आता है, किंतु चर्चा केवल भारत की चलती है और संसद के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अधिवेशन में इसके ऊपर हंगामा किया जा सके। और विशेष रूप से हमको ये लगता है कि एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। जासूसी कांड के बहाने नरेंद्र मोदी के विरोधियों को मोर्चा बनाने का एक और मौका मिल गया है। विपक्ष की बनती बिखरती एकता की ये नई तस्वीर है। इसमें सपा के राम गोपाल यादव भी दिख रहे हैं, जो विपक्ष की पिछली मीटिंग में नहीं आए थे। इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि सब लोग प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जाएंगे, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही कांग्रेस ने डिसीजन बदल लिया और विपक्ष एक होते होते फिर बिखर गया। देश में कथित जासूसी कांड पर जमकर सियासत हो रही है, मगर इसके पीछे की इंटरनेशनल साजिश की बात कोई नहीं कर रहा। इस वक्त देश और विदेश में बैठे मोदी विरोधियों का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ इस बात पर फोकस्ड है कि मोदी के खिलाफ क्या लिखना है, उसे कैसे फैलाना है और भारत को बदनाम कैसे करना है। आज हमको चौंकाने वाली जानकारियों की मदद से आपको ये बताएंगे कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही प्रोजेक्ट की चर्चा है, मगर क्या द पैक्सस प्रोजेक्ट कुछ और नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। क्या वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत इंडिया को बदनाम करने के लिए, मोदी को घेरने के लिए जानबूझकर पत्रकारों की जासूसी वाली स्क्रिप्ट फिट की गई, लिस्ट निकाली गई, बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में सबके नाम छापे गए, भारत के 300 नंबर्स का डेटा लीक होने का दावा किया गया, राहुल की टाइमलाइन अचानक एक्टिव हो रखी है, कांग्रेस भी मौके पर चौका मारते हुए ट्वीट खेल रही है, बहुत कुछ लिख रही है। मगर क्या जो दिख रहा है वाकई वैसा ही है या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। पैक्सस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि दुनिया भर में इसके जरिए मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और सरकार विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी दावा है कि कई देशों में सरकार इस फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर से अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है। इनमें यूरोपीय देश फ्रांस, तुर्की और हंगरी, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और अजरबैजान, लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, रवांडा और मोरक्को, एशिया में भारत जैसे देश शामिल हैं। इस खबर के केंद्र में जो लिस्ट है उसमें 45 देशों के 50,000 फोन नंबर्स हैं। मजेदार बात यह है कि किसी को नहीं पता कि किसने किसकी जासूसी कराई, मगर एंटी इंडिया माहौल बनाने वाले और मोदी को घेरने वाले बिना फैक्ट चेक किए इसे सियासी रंग दे रहे हैं। चलिए अब एक एक करके सबकी पोल खोलते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स की मदद से यह समझिए कि यह पैक्सस प्रोजेक्ट है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 17 इंटरनेशनल मीडिया हाउस के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की। इनमें फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरीज, ब्रिटेन का द गार्जियन और अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट अखबार शामिल है। इस दौरान एमनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज ने 10 देशों के 60 से ज्यादा मोबाइल फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस किया। इस इन्वेस्टिगेशन को पैक्सस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा देशों में पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और अन्य दिग्गजों के फोन की जासूसी की जा रही थी और ये फोन की जासूसी एक इजरायली सॉफ्टवेयर की मदद से करने का आरोप है, जिसका नाम है पैक्सस, जिसे इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। पैक्सस सॉफ्टवेयर किसी भी मोबाइल को हैक कर सकता है, मोबाइल में मौजूद हर तरह का कंटेंट एक्सेस कर सकता है, सारी बातचीत का ब्यौरा ले सकता है, व्हाट्सएप की पूरी डिटेल ले सकता है। ये सॉफ्टवेयर टेलीग्राम और सिग्नल ऐप की भी जासूसी कर सकता है। पैक्सस के जरिए जिस व्यक्ति को टारगेट करना हो, उसके फोन पर एसएमएस, व्हाट्सएप, आई मैसेज या किसी अन्य माध्यम से एक लिंक भेजा जाता था। यह लिंक ऐसे संदेश के साथ भेजा जाता था कि टारगेट उस पर एक बार क्लिक करे। सिर्फ एक क्लिक से स्पाईवेयर फोन में एक्टिव हो जाता है। एक बार एक्टिव होने के बाद ये फोन के एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट बुक, जीपीएस डेटा, फोटो और वीडियो लाइब्रेरी, कैलेंडर, हर चीज में सेंध लगा लेता है। मगर कथित तौर पर जासूसी के जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें सच्चाई कम, भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा ज्यादा नजर आता है। कथित जासूसी वाले प्रोजेक्ट का किरदार नंबर 1 है फॉरबिडन स्टोरीज, जो फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किरदार नंबर 2 है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए काफी पहले से बदनाम है। किरदार नंबर 3 है ल्यूमिनेट नाम की संस्था, जो फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरीज को फंड करता है। किरदार नंबर 4 है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसके मालिक हैं जॉर्ज सोरोस। जनाब एक अमेरिकी कारोबारी हैं और मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बदनाम है। इन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथित तौर पर जासूसी वाली जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसे दुनिया भर में जिस तरह से फैलाया गया, वो सिर्फ संयोग नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। वो फॉरबिडन स्टोरीज ही है जिसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ पैक्सस प्रोजेक्ट पर काम किया और बिना सॉलिड सबूत के सिर्फ आरोपों के आधार पर जासूसी वाली पटकथा लिख डाली। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको एक एक करके सारे किरदारों को समझना होगा। फॉरबिडन स्टोरीज नाम की संस्था को 2017 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और फ्रीडम वॉइस नेटवर्क ने लॉन्च किया था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में कहा जाता है कि इसने उन मीडिया संगठनों की फंडिंग की थी जो सीरिया और उसके राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शासन परिवर्तन के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इस संस्था को खुद अमेरिकी सरकार से फंडिंग मिलती है। कथित जासूसी कांड पर जो बातें फैलाई जा रही थी, वो पहली नजर में देखने पर किसी को भी सच लगेंगी, मगर जैसे ही फॉरबिडन स्टोरीज को फंड करने वालों का नाम सामने आता है, तो कई चौंकाने वाले फैक्ट्स पता चलते हैं। जो संस्थाएं फॉरबिडन स्टोरीज को फंड करती हैं, उनमें लाइमलाइट, ल्यूमिनेट और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन प्रमुख हैं। अब एक एक करके तीनों का सच सुनिए। लाइमलाइट फाउंडेशन फॉरबिडन स्टोरीज के अलावा कई और संगठनों को फंड करता है। उन्हीं में से एक नाम है बेलिंगकैट का। ये एक मीडिया संस्थान है जो सीरिया के खिलाफ पश्चिम के अवैध युद्ध को वैध दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते, इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट द ग्रे जोन का 24 मार्च 2021 का ये लेख देख लीजिए। इसने बेलिंगकैट का झूठ पकड़ते हुए अपने लेख का नाम दिया था बेलिंगकॉट। द ग्रे जोन की रिपोर्ट से क्लियर है, बेलिंगकैट का नाटो से संबंध है और उसने रूस को कमजोर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की मदद की थी। इसके अलावा इसे अमेरिकी सरकार की नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से भी ग्रांट हासिल है। फॉरबिडन स्टोरीज के दूसरे डोनर का नाम है ल्यूमिनेट। इस संस्था ने साल 2018 से 2022 के लिए अपनी जो योजना बनाई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि दुनिया भर में उदारवादी यानी लिबरल देशों की संख्या कम हो रही है, नागरिकों के अधिकार कम हो रहे हैं और राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, और ये संस्था इसी को रोकने के लिए काम करना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि ल्यूमिनेट को द ओडिमायर ग्रुप चलाता है। इस ग्रुप को लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का फंडर कहा जाता है और ये खुलकर
पूरी दुनिया में वामपंथी मीडिया संस्थानों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वामपंथी मीडिया से लेकर सरकारें गिराने वाली विदेशी एजेंसियों तक सबके निशाने पर सिर्फ भारत है और ये पूरा प्रोजेक्ट ही सुनियोजित और प्रायोजित है। बायर से ये पूछिए क्यों 40 आदमी की लिस्ट पहले निकाली, 50 की बाद में, 100 के अगले दिन। ये टीआरपी का एजेंडा है। जनता को बताइए तो सही कि इंस्टॉलमेंट में लिस्ट निकालने का क्या एजेंडा चल रहा है। अब एक और अहम किरदार की बात करते हैं। फॉरबिडन स्टोरीज के तीसरे डोनर का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसके मालिक हैं जॉर्ज सोरास। ये एक अमेरिकी कारोबारी हैं और इनकी भारत सरकार के प्रति नफरत के बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। जनाब पिछले कई महीनों से सोते जागते मिशन मोदी पर लगे हैं। साल 2020 में जॉर्ज सोरेस ने मोदी सरकार को भारत के लिए खतरा बताया था और हिंदू नेशनलिस्ट देश बनने का एजेंडा फैलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरास की संस्था भारत में कई वामपंथी मीडिया संस्थानों को फंड देती है और इसके ओमिडायर ग्रुप के साथ भी कई समझौते हो चुके हैं। फॉरबिडन स्टोरीज की वेबसाइट पर मीडिया पोर्ट नाम की संस्था के प्रमुख फेब्रिसे अफ्री का भी नाम है और आपको पता होना चाहिए कि मीडिया पार्ट फ्रांस का वही वामपंथी मीडिया संस्थान है जो राफेल डील के खिलाफ पहले दिन से एजेंडा चला रहा है। देश को यह पता होना चाहिए कि ये प्रमुख कुछ मीडिया हाउसेस हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक एजेंसी है। एमनेस्टी इंडिया को भारत छोड़ के भाग गई, आपको मालूम है कब? जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इनके अकाउंट फ्रीज किए, जब देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त पाए गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए और मोदी को घेरने के लिए जो कथित जासूसी वाली स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके स्क्रिप्ट राइटर्स कौन हैं और ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। विदेशों में बड़ी चालाकी से ये फेक नैरेटिव फिट किया गया और भारत में मोदी विरोधियों तक पहुंचाया गया। ये कैसे हुआ, इसका एक और सैंपल देख लीजिए। गार्डियन ने द पैक्सस प्रोजेक्ट की जो स्टोरी छापी, उसके पहले पन्ने पर किसी हिडन एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई। इसका मकसद ही था मोदी को टारगेट करना। द गार्डियन की पिछले कुछ घंटों की टाइमलाइन देखने पर यह बात बहुत हद तक क्लियर भी हो जाती है, क्योंकि अब राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीरें इस वेबसाइट पर दिखने लगी हैं। क्या यही वो क्रोनोलॉजी है जिसका जिक्र अमित शाह ने किया? अगर आप आरोप लगाते हैं तो प्रमाण देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। सरकार ने तो बड़ी जिम्मेदारी से संसद के पटल पर बिल्कुल स्पष्ट एक बयान दे दिया। आप कह रहे हैं वो बयान ठीक नहीं है। मैं आपसे आज कहता हूं, आप प्रमाण दीजिए ना। संसद के पटल से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह तो कोई है नहीं। दूसरी बात, ये कहते हैं राहुल गांधी का भी फोन टैप हो जाता है। इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति क्या होगी बताइए? राहुल गांधी का फोन टैप करने की जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी की अगर निजता का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, आप बताइए, ये मूल अधिकार है। आपको मालूम है संविधान में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय जा सकते हैं। एक याचिका लगा दीजिए, अपना मोबाइल कोर्ट के समक्ष रख दीजिए, फोरेंसिक जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां कथित जासूसी वाले नंबर्स का सच भी समझना होगा। रिपोर्ट में 50,000 फोन नंबर्स की लिस्ट का जिक्र है, जिनके बारे में एनएसओ ग्रुप का दावा है कि ये नंबर पहले से इंटरनेट पर हैं। ये नंबर दुनिया के 45 देशों में रजिस्टर्ड हैं। जांच करने वाली संस्थाओं ने इनमें से 1500 नंबरों की पहचान की और 67 मोबाइल नंबर फोन की फॉरेंसिक जांच कराई। पहचाने गए नंबरों में 300 भारत में रजिस्टर्ड निकले। इनमें से कथित तौर पर 37 मोबाइल फोन में पैक्सस के जरिए छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। सोचने वाली बात यह है कि 50,000 फोन नंबर्स में से सिर्फ 37 यानी 0.074% मोबाइल फोन की जांच को इतने बड़े खुलासे का आधार बना दिया है। इनमें भारत के 10 मोबाइल फोन शामिल थे, जिनमें से 9 में पैक्सस के इस्तेमाल की बात कही गई, यानी सिर्फ 0.018% मोबाइल फोन में पैक्सस की बात सामने आई। जिस भी मीडिया संस्थान ने इस रिपोर्ट को छापा, उन्होंने खुद कहा कि इन नंबरों का लिस्ट में आना यह साबित नहीं करता कि सभी नंबरों की जासूसी हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने अपनी हेडलाइंस में लिखा है, हाउ फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, मिनिस्टर, एक्टिविस्ट मे हैव बीन यूज्ड टू स्पाई ऑन देम, यानी खबर छापने वालों को खुद जासूसी की बात पर यकीन नहीं है और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मोबाइल फोन के जरिए कुछ लोगों की जासूसी की गई है। एक लाइन में कहें तो
पेगासस का धमाका फुस हो गया, उसका एजेंडा एक्सपोज हो गया और जो क्रोनोलॉजी बाहर आई, जो फैक्ट सामने आए, उनसे ये जरूर लगता है कि इनमें मोदी विरोध का नेगेटिव नैरेटिव जानबूझकर फिट किया गया। अगली खबर पर बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अदालत ने 23 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। कुंद्रा पर इल्जाम है कि वो फ्रंट कंपनियों के जरिए भारत में पॉर्न फिल्मों का यानी अश्लील फिल्मों का कारोबार चला रहे थे। अश्लील फिल्मों के इस धंधे के तार मुंबई से लेकर ब्रिटेन तक फैले हुए हैं। राज कुंद्रा मोबाइल ऐप की मदद से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पॉर्न फिल्मों का बिजनेस कैसे कंट्रोल कर रहे थे, उनके खिलाफ कब से जांच चल रही थी और अब तक पुलिस को क्या सबूत मिले हैं, सब कुछ मौजूद है इस रिपोर्ट में। बस कंडक्टर का बेटा, हीरो का कारोबारी, आईपीएल टीम का मालिक, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का पति, सट्टेबाजी का आरोपी, ऐप से पोर्न कारोबार के आरोपी, अश्लील फिल्मों का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा का यह इंट्रोडक्शन उस इमेज से बिल्कुल अलग है जो हम अब तक जानते थे। इंडिया में राज कुंद्रा की शोहरत बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर ज्यादा थी, लेकिन सोमवार रात गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा के कई सनसनीखेज राज बेपर्दा हो गए हैं। क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोआ खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर द इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी या एडल्ट फिल्मों का बड़ा रैकेट चला रहा था। वो इस कारोबार को हॉट शॉट नाम के ऐप के जरिए चला रहा था। राज कुंद्रा भारत में पोर्न फिल्में बनाकर उन्हें विदेश में बेचकर पैसे कमाता था। पोर्न फिल्में बनाने और बेचने से राज कुंद्रा हर दिन लाखों रुपए कमा रहा था। इस वक्त देश में पोर्न फिल्मों के करीब 100 OTT प्लेटफॉर्म एक्टिव है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इनमें से 50 प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर राज कुंद्रा से जुड़े थे। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। राज कुंद्रा पर लगे ये इल्जाम बहुत गंभीर है। आरोप तो ये है कि राज कुंद्रा खुद लड़कियों के न्यूड ऑडिशन लेते थे और फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी मौजूद रहा करते थे। फिर इस पोर्न क्लिप को वो हॉट शॉट ऐप के जरिए विदेश में बेचा करते थे। राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की शुरुआत कुछ मॉडल और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की शिकायत पर हुई थी, जिनके मुताबिक राज कुंद्रा लड़कियों के न्यूड ऑडिशन लेता था। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, उसमें 3 लोग थे। बीच में जो बंदा बैठा था उसका फेस रिवील नहीं हो रहा था, बट आई एम श्योर कि वो राज कुंद्रा जी थे। उसके बाद फिर उन्होंने जब मुझसे फर्स्ट टाइम बोला कि आपका न्यूड ऑडिशन होगा, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई
कि ये किस तरह की बातें। फिर मेरी थोड़ी उनसे बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि देखिए सागरिका, बात ऐसी है कि आप बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने वाली हैं, आपको बहुत बड़ा हाइप मिलेगा, बहुत टॉप पे जा सकते हैं आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो वो मुझे इस तरह का झांसा, इस तरह का लालच मुझे दे रहे थे। जब उन्होंने न्यूड वीडियो की बात की तो मैं समझ चुकी थी कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरी बहस भी हुई कि आपने अभी कहा था वेब सीरीज बना रहे हो और आप अब इस तरह की बातें कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो आप नहीं जानते हो आप किन लोगों के साथ काम करने वाले हो। जब मैंने पूछा तो राज कुंद्रा का नाम लिया। जैसे ही राज कुंद्रा का नाम लिया तो दोनों एक दूसरे को देखे, फिर वो उनको इशारा करने लगे कि और बताओ। तब उन्होंने बताया कि हमारा बहुत सारा साइट्स भी चल रहा है, हॉट स्पॉट्स, ऐसा बहुत सारी चीज़ें चल रही है और भी बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें आप काम करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको मास्क लगा के लोगों के सामने एंटरटेन करना है। आपको हाफ एन आवर का 40,000 50,000 जितना आप कहोगे उतना आपको दिया जाएगा। इंडिया में 2018 से ही सरकार ने पोर्न वेबसाइट और पोर्न कंटेंट पर सख्ती कर दी थी। 800 से ज्यादा एडल्ट वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। पोर्न का कारोबार करने वालों ने इस पाबंदी से बचने का रास्ता यह निकाला कि उन्होंने यहां पोर्न फिल्मों की शूटिंग करके उन्हें विदेश में बेचना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा का पोर्न नेटवर्क कुछ इस तरह चलता था। पोर्न फिल्मों की शूटिंग मुंबई में होती थी। यह शूटिंग मड आइलैंड में बने बंगलों में चोरी छुपे की जाती थी। शूटिंग के बाद ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को यह फिल्में भेजी जाती थी। एडल्ट कंटेंट का यह वीडियो वी ट्रांसफर के जरिए ब्रिटेन भेजे जाते थे। वहां पर इन्हें ऐप और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाता था। मड आइलैंड के जिस बंगले में पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती थी, वहां के मालिक को भोजपुरी या मराठी फिल्मों की शूटिंग की बात कहकर बंगला किराए पर लिया जाता था, लेकिन शूटिंग से पहले बंगले के सारे स्टाफ को बाहर भेज दिया जाता था। आरोप है कि इसी बंगले के अंदर अश्लील फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक इस बंगले को किराए पर लिया जाता था। प्रतिदिन किराया करीब 15 से 20 हज़ार रुपये होता था और शूटिंग के पहले इस बंगले के जो कर्मचारी हैं, मालिक है, उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जाता था और शूटिंग के ठीक पहले इस बंगले को चारों तरफ से एक नीले पर्दे से कवर कर दिया जाता था ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को यह पता न चल सके कि अंदर किन फिल्मों की शूटिंग हो रही है। यहाँ पर जो लड़कियां लाई जाती थी, उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि शूटिंग के पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्हें जो है अश्लील फिल्मों की शूटिंग करने के लिए दबाव डाला जाता था। मुंबई पुलिस इसी बंगले से होते हुए राज कुंद्रा के पोर्न नेटवर्क तक पहुंची थी। पोर्न फिल्मों के रैकेट को लेकर मुंबई पुलिस की जांच इस साल फरवरी में शुरू हुई थी। फरवरी 2021 में पुलिस ने मड आइलैंड के ग्रीन पार्क बंगले में छापा मारा था। पुलिस ने यह कार्रवाई वहां पोर्न फिल्मों की शूटिंग की सूचना मिलने पर की थी। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और पोर्न रैकेट के जाल में फंसी एक लड़की को रिहा भी कराया था। गिरफ्तार 5 लोगों में 2 अभिनेता और 2 महिलाएं। इस बारे में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को भी गिरफ्तार किया था। गहना वशिष्ठ ने पूछताछ में पुलिस को उमेश कामत का नाम बताया था, जो राज कुंद्रा का पीए रह चुका था। आरोप है कि उमेश कामत और गहना वशिष्ठ पोर्न फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो अडल्ट फिल्मों की कहानियां लिखकर उन्हें इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों को मेल पर भेजते थे। इस ईमेल की एक कॉपी राज कुंद्रा को भी मांग की जाती थी। इंडिया में बनी ये फिल्में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को बेची जाती थी। ये कंपनी वीडियो और फिल्म मेकिंग के लिए रजिस्टर्ड है। कभी राज कुंद्रा कैनरिन के मालिक हुआ करते थे, लेकिन वो अब ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कैनरिन कंपनी को प्रदीप बख्शी नाम के आदमी को बेच दिया था। पुलिस के मुताबिक कैनरिन का मालिक राज कुंद्रा का बहनोई है। पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है कैनरिन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये कैनरिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस कैनरिन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और कैनरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी कैनरिन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन
इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। कंपनी बेच देने के बावजूद सारे लेन देन पर राज कुंद्रा की पकड़ थी। इस पर नजर रखने के लिए राज कुंद्रा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केनरिन का मालिक और राज कुंद्रा का बहनोई प्रदीप बख्शी था। अकाउंट्स हेड के रूप में मेघा का नाम भी दर्ज है। डिजिटल मार्केटिंग हेड रॉय इवांस भी ग्रुप का मेंबर था। यह व्हाट्सएप ग्रुप ही राज कुंद्रा के उस दावे की पोल खोलता है कि उसका पोर्न फिल्मों के धंधे से कोई ताल्लुक नहीं। इस ग्रुप में हुई चैट की वानगी राज कुंद्रा के सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है। इस ग्रुप में हर दिन पोर्न फिल्मों से होने वाली इनकम का पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। इसका रिकॉर्ड रखा जाता था कि एक वीडियो क्लिप के लिए कितने ऑर्डर आए और लाइव स्ट्रीमिंग से कितनी आमदनी हुई। यह चैट 19 अक्टूबर की है। ग्रुप में हॉटशॉट के नाम से दर्ज एक मेंबर ने 19 अक्टूबर के कारोबार का पूरा ब्यौरा रखा। उस दिन टोटल ऑर्डर 658 आए। इससे 2,14,546 रुपए मिले। 1 तारीख से 19 तारीख तक एक वीडियो क्लिप से 55,60,667 रुपए मिले। जिसके बाद प्रदीप बख्शी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास लाइव शो का भी आंकड़ा है? राज कुंद्रा ने कहा कि हां जरूर, लाइव रेवेन्यू के आंकड़े दो। फिर प्रदीप बख्शी ने पूछा कि हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा क्या है? हॉट शॉट के नाम से रजिस्टर्ड मेंबर ने कहा कि यह आंकड़ा करीब 20 लाख है। इन चैट से साफ है कि राज कुंद्रा ने बड़े शातिराना तरीके से खुद को पोर्न फिल्मों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से अलग कर लिया था और पूरे कारोबार को 2 हिस्सों में बांट रखा था। आरोप है कि इंडिया में फिल्में बनाने का काम उसने अपने एक्स पीए उमेश कामत और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ के हवाले कर रखा था, तो विदेश में बेचने का काम उसने केनरिन कंपनी के जरिए प्रदीप बख्शी के नाम रख छोड़ा था। हालांकि इंडिया में वो पोर्न फिल्मों के लिए कलाकारों के ऑडिशन में भी शामिल होता था। राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत करने वाली लड़की के वकील ने हमें एक वीडियो कॉल में बताया कि लड़कियों को न्यूड शूट के लिए कैसे फंसाया जाता था। नलावड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए आपकी जो क्लाइंट है उनकी शिकायत क्या थी, कैसे वो इनके चुंगल में फंसी, उस बारे में विस्तार से बताइए। ये हमारी जो क्लाइंट है वो एक छोटे शहर से बिलोंग करती है, आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के बाहर से जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स, एक्ट्रेस या मॉडल होती है, इनका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। उनके लिए यहाँ पे एक पोर्टफोलियो एजेंट्स होते हैं, अलग अलग शहरों में देश भर में फैले हुए। ये सुंदर दिखने वाले ऐसे लड़कियों का जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, वेब सीरीज में काम करना है, ऐसे लोगों का ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं और प्राइवेटली ये पोर्टफोलियो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये जो इनके फर्दर उनके जो चेन में आगे एजेंट्स होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इनको ये फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो नीडी गर्ल्स होती है या जिनको जरूरत है, इनको ये लोग थोड़ा अट्रैक्ट करते, पैसा दिखाते कि आप अच्छा खासा मोटा पैसा बना सके, या फिर चाहिए तो फिर आप ये सीरीज में काम करोगे तो आगे जाके आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल सकता है, पॉसिबल है। ऐसे करके इनको झांसे में ले लेते। आरोप है कि मुंबई में शूट के बाद जो फिल्में ब्रिटेन भेजी जाती थीं, ओटीटी और ऐप पर अपलोड करने के लिए, उनकी कमाई की पाई का हिसाब कुंद्रा खुद रखता था। इसके लिए उसने मुंबई में वियान नाम से एक कंपनी खोल रखी थी। पोर्न फिल्मों की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ा दावा किया है राज कुंद्रा को लेकर। प्रॉपर्टी सेल का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें राज कुंद्रा की एक कंपनी के खातों में बड़े पैमाने पर विदेशी करेंसी होने की जानकारी मिली है। इस वक्त हमें मुंबई के जोगेश्वरी स्थित लोटस ग्रैंडवर इमारत के बाहर, इस बहुमंजिला इमारत के 15वीं मंजिल पर राज कुंद्रा का दफ्तर है और इसके साथ ही इसी 15वीं मंजिल पर राज कुंद्रा की एक कंपनी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी दफ्तर है। टोल टैक्स से बचने के लिए भागा कार सवार और सामने से आ गई ट्रेन। उसके बाद क्या हुआ, हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे बस इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।